नमस्कार, स्टडी जीवन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आत्माराम और मेरे साथ है स्टडी जीवन की पूरी टीम। आप सबको पता है कि एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम सर पे है और भी कंपटीशन एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं, बायोलॉजी का सेक्शन लेके आए हैं हम। जर्नल साइंस का ये सेक्शन बहुत ही आपके लिए ज़रूरी रहने वाला है, क्योंकि इस सेक्शन के अंदर आपको बायोलॉजी के 22 से 23 टॉपिक देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी पीसीएस सहित एक दिवसीय सभी परीक्षा में क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहली बात कि ये सेक्शन कौन सी कंपटीशन के लिए है, तो मैं बता दूं, एक दिवसीय जो परीक्षा है उन सभी के लिए ये सेक्शन ज़रूरी रहने वाला है। और उसके साथ साथ एनडीए, सीडीएस और एसएससी इत्यादि में, यूजीसी नेट इत्यादि में ये सेक्शन बहुत ही ज़रूरी रहने वाला है, क्योंकि इसमें ये कॉमन सेक्शन है। इसमें आपको सभी टॉपिक देखने को मिलेंगे जो कि एक दिवसीय सभी परीक्षा के सिलेबस में होते हैं। तो आपको बता दूं, ये सेक्शन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको साइंस नहीं आती है तो आपको ये सेक्शन लगाने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि 90 से 95% आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तो आने लग जाएगी, क्योंकि हम आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड बाय टॉपिक टू बैक टॉपिक आपको ये सेक्शन करवाएंगे। दूसरी बात कि आर्ट्स और कॉमर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए सेक्शन बहुत ज़रूरी रहने वाला है, क्योंकि जो बायोलॉजी या मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं उनको तो बायोलॉजी या केमिस्ट्री, फिजिक्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उनका बैकग्राउंड होता है बायोलॉजी और केमिस्ट्री, फिजिक्स का। आपको मैं बता दूं, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये सेक्शन बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलते हैं अपनी सेक्शन की तरफ। हिस्टोरियन इवेंट इन बायोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक नंबर पे अपने आता है वो साइंटिस्ट जिन्होंने चिकित्सा विज्ञान की खोज की। हिप्पोक्रेटिस का नाम आता है सबसे पहले। इनका जन्म सन 460 बीसी के अंदर हुआ था और मृत्यु 370 बीसी के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। यह काल बहुत ही पुराना है। आपको लग रहा होगा कि ये काल बहुत ही पुराना है, फिर भी इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। उस समय, जिस समय बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स अलग अलग नहीं थे, एक ही साथ पढ़े जाते थे, अलग नया बताने के कारण उस टाइम में हिप्पोक्रेटिस को ही फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता था। उसके बाद में आते हैं लेमार्क और ट्रेवियंस। पहले आपको मैं जीव विज्ञान की परिभाषा बता देता हूँ। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। और बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लेमार्क और ट्रेवियंस ने किया था। 1801 के अंदर लेमार्क और ट्रेवियंस ने इस शब्द की उत्पत्ति की प्रयोग किया। लेमार्क बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं, आपको पता होगा। आगे भी इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, हमको मिलेगा। अब अरस्तु की बात कर लेते हैं। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अरस्तु को, क्योंकि अरस्तु ने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से बायोलॉजी को अलग किया, एक शाखा बनाई कि इसके अंदर ये सेक्शन रहेगा जिसके अंदर वनस्पति और जूलॉजी और बॉटनी के बारे में पढ़ा जाएगा। ये अरस्तु ने बताया। इस कारण इनका जनक कहा जाता है, बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है, क्योंकि जंतु विज्ञान का जनक इसलिए कहा जाता है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस टाइम में एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। इनमें लगभग 500 जंतुओं का वर्णन था। इसके साथ साथ इम्ब्रोलॉजी का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। इम्ब्रोलॉजी आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि इम्ब्रोलॉजी भ्रूण विकास के लिए पढ़ी जाती है, इम्ब्रोलॉजी, और इसका जनक अरस्तु को कहा जाता है। विज्ञान की दो शाखा है। एक शाखा है जंतु विज्ञान, दूसरी शाखा है वनस्पति विज्ञान। पहली शाखा जूलॉजी, दूसरी शाखा बॉटनी। पहली शाखा के अंदर
आपको जूलॉजी यानी जंतुओं का अध्ययन करने को मिलता है, और बॉटनी के अंदर वनस्पतियों का अध्ययन करने को मिलता है। आपको मैं बता दूं, जंतु विज्ञान के जनक तो आपको अभी बताया था अरस्तु है, जंतु विज्ञान के जनक तो अरस्तु हैं, और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टिस हैं। जंतु विज्ञान के जनक तो अरस्तु है, थियोफ्रेस्टिस के वैज्ञानिक ये बॉटनी के खोज करता है, जूट वनस्पति के खोज करता है। थियोफ्रेस्टिस अरस्तु के एक छात्र थे, थियोफ्रेस्टिस अरस्तु के एक छात्र थे। इनको वनस्पति का जनक यानी फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है थियोफ्रेस्टिस को। इन्होंने अपनी पुस्तक द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम में लगभग 500 वनस्पतियों का वर्णन किया है, 500 वनस्पतियों का वर्णन किया है। उसके साथ साथ इनको प्लांट मॉर्फोलॉजी किसी चीज़ को देखना और पहचानना, जैसे तना, पत्ती, जड़ इत्यादि को पहचानना। थियोफ्रेस्टिस ने बताया था कि कौन सी जड़ है, कौन सी तना है, इसको देख के अपने को कैसे पहचाना जा सकता है, कैसे जान सकते हैं कि ये क्या है, ये थियोफ्रेस्टिस ने बताया। अब सजीवों के गुण के बारे में बात कर लेते हैं। सजीवों के गुण, सजीव समय की प्रकृति बनाने वाले, समय विकसित होने वाले, विनिमय करने वाले समाधात्मक तंत्र होते हैं, जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाने में सक्षम होते हैं, वो सजीव के मुख्य गुण हैं। निम्नलिखित गुणों के आधार पर सजीवों को निर्जीवों से अलग किया जाता है, सजीवों को निर्जीवों से अलग किया जाता है। ये गुण आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं गुण के कारण अपने सजीव और निर्जीव का पता लगा सकते हैं। 1 नंबर पे आता है कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन से हमें पता चलता है। 2 नंबर पे है उपापचयन। उपापचयन के अंदर अपचयन और उपचयन की क्रिया होती है। 3 नंबर पे है वृद्धि। जो वृद्धि करता है वह संजीव है। प्रजनन की क्रिया करता है वह संजीव है। जो चेतना करता है वह सजीव है। और ये आपको 5 गुण हैं। इन 5 गुण के आधार पर सजीवों को अलग किया जाता है निर्जीवों से। आपको मैं बता दूं कि ये टॉपिक है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। टॉपिक बोरिंग है पर क्लास बोरिंग नहीं है, ये बात याद रखना। अब अपने द्विनाम पद्धति की तरफ चलते हैं। द्विनाम पद्धति जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति थी। ये कैरोलस लिनियस ने सर्वप्रथम दी थी। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस ने द्विजगत सिद्धांत से होती है। इन्होंने जीवों को जंतु जगत और पादप जगत में बांटा है, इसलिए लिनियस को वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। वर्गीकी का पिता किसे कहते हैं? तो कैरोलस लिनियस का नाम आता है। वर्गीकी के पिता कैरोलस लिनियस है। अगले स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में बता दूं आपको 1753 के अंदर कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति प्रचलित की थी। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के अंदर 2 शब्दों से मिलकर बना है। इनके अनुसार लैटिन भाषा के 2 शब्द जिनसे बना है द्विनाम जगत है, इन्होंने यही दिया था। पहला था वंश नाम, दूसरा था जाति नाम। जैसे उदाहरण के लिए अपने ले लेते हैं। उदाहरण के लिए है मानव का नाम। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस के अंदर आपको मैं बता दूं, होमो है जो वंश है, वंश नाम है जो होमो है, और जाति नाम है वो सेपियंस है जाति नाम। इन 2 नाम से अपने को ये वैज्ञानिक नाम है, ये पद्धति है, इससे अपने पहचानते हैं। अगले हैं अपने जैन समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों को कुछ समूह में वर्गीकरण करना पड़ता है ताकि समान गुणों एवं संरचना वाले जीवों का अध्ययन एक साथ किया जा सके। जो समान गुण व संरचना के जीव होते हैं उनका अध्ययन अलग अलग किया जा सके। आधुनिक विज्ञान के सर्वाधिक मान्य व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जा चुकी है। 5 जगत वर्गीकरण को दी जा चुकी है। इन्होंने 5 जगत
इन्होंने 5 जगत बड़े वर्गों में 5 जगत में जीवों को बांटा है। पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। ये 5 जगत हैं जिनसे विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण को देखकर अलग अलग जीव को बांट दिया। अलग अलग जीव को देखकर पहचान सकते हैं कि कौन मोनेरा में आता है, कौन प्रोटिस्टा के अंदर आता है और कौन पादप है, कौन कवक है, कौन जंतु है। ये विटेकर ने दिया था। मोनेरा के बारे में मैं बता दूं, मोनेरा जो जीव है उसके अंदर एक कोशिकीय जीव प्रोकैरियोटिक जीव का समूह है, अर्थात इनमें न तो संगठित केंद्र होता है और न ही विकसित कोशिकांग होता है। इनमें कोशिका झिल्ली का अभाव होता है। इनमें कुछ में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। कुछ अपवाद होते हैं जिनके अंदर कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। ये मोनेरा के लक्षण बताए हैं आपको। मोनेरा के कुछ और भी लक्षण हैं। मोनेरा के कुछ और भी लक्षण हैं। कुछ में पोषक स्तर पर यह स्वपोषी रसायन संश्लेषी प्रकाश संश्लेषण अर्थात विषमपोषी मर्तजीवी परजीवी दोनों हो सकते हैं। मोनेरा है ये। मोनेरा के उदाहरण में आपको मैं बता दूं, 1 नंबर पे जीवाणु नील हरित शैवाल अर्थात साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा इत्यादि मोनेरा के अंदर आते हैं। साइनोबैक्टीरिया के नाम को आपने तो पढ़ा होगा, माइकोप्लाज्मा आपने सुनी होगी। यह कोशिका सबसे छोटी कोशिका है। प्रोटिस्टा के बारे में आपको बता देते हैं। दूसरा जीव कुल है प्रोटिस्टा। ये आपको मैं बता दूं, इनमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। हालांकि कभी कभी यह बहुकोशिकीय भी होते हैं। ये एक अपवाद है। यथा अल्प या समुद्री घास प्रोटिस्टा जगत पादप जंतु कवक जगत के बीच कड़ी का कार्य करता है। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया फ्लैजिला नामक संरचना भी पाई जाती है। सीलिया फ्लैजिका नामक एक संरचना पाई जाती है प्रोटिस्टा के अंदर। ये बात याद रखना, ये आपके प्रोटिस्टा को पहचानने का एक बड़ा गुण है। अगला अपने पढ़ते हैं प्रोटिस्टा। कुछ समय कोशिका भित्ति पाई जाती है, कुछ समय कोशिका भित्ति पाई जाती है और इनमें केंद्र झिल्ली पाई जाती है तथा ये स्वपोषी व विषमपोषी दोनों तरह के जीव होते हैं। स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के जीव होते हैं। उदाहरण के लिए एक कोशिकीय जीव शैवाल, दूसरा डायटम, प्रोटोजोआ, युग्लिना, पैरामीशियम, केरोला, एमीबा इत्यादि इसी जगत के सदस्य हैं। याद रखना, युग्लिना 1 नंबर पे पढ़ने को मिल जाएगा आपको। युग्लिना बहुत ही जरूरी है। दूसरा है अपना कवक। कवक के देख लो क्या गुण है। कवक यह बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। यह विषमपोषी होते हैं जो पोषक के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर होते हैं। जो सड़े गले मर्दजीवी होते हैं उनके कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करने वाले कवक होते हैं। अतः मर्दजीवी भी कहे जाने वाले ये कवक होते हैं। इनमें से अपने जीवन के लिए एक विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त होती है। कवक आपने सुना होगा, किसी भी चीज़ को कुछ दिन के लिए रख दें, जैसे अपने कोई खाना है उसको रख दें तो उसके अंदर सफ़ेद फफूंदी नाम की एक से कवक फैल जाता है, उसे कवक कहते हैं। जो सफ़ेद चीज़ आपको देखने को मिलती है। इन कवकों में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। ये कोशिका भित्ति सेलुलोज उपस्थित पाई जाती है। उदाहरण के लिए पैसियम मशरूम है। मशरूम आपने सुना होगा, ये कवक से बनती है। पहले वाइट दाल बनता है, उसके बाद में मशरूम पैदा होती है। वायरस की खोज आपको मैं बता दूं, वायरस की खोज सबसे पहले रूसी वैज्ञानिक दिमित्री इवानोविक ने की थी। 1892 में तंबाकू में मोज़ेक रोग की खोज के दौरान इन्होंने वायरस की खोज कर दी थी। मोज़ेक रोग में भी ये कवक अपनी भूमिका निभाता है। पादप आपको मैं बता दूं, पादप सदस्य यह सेलुलोज से बने कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव का एक समूह है। यह स्वपोषी होते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा समय का भोजन बनाते हैं। ये स्वपोषी होते हैं, समय का भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके बनाते हैं। क्लोरोफिल धारक सभी पौधे इस वर्ग के सदस्य हैं। इनका शरीर ऊतकों एवं अंगों से निर्मित होता है। जंतु की बात कर लेते हैं। जंतु सदस्य
यह यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय हैं। यह विषमपोषी प्राणी होते हैं जो कोशिका भित्ति रहित कोशिकाओं में बना होता है। कोशिका भित्ति कोशिकाओं में बना होता है। तो इस सेक्शन के लिए थैंक यू। आपने हमारी वीडियो इतनी देर तक लास्ट तक देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, नई सोच के साथ। तो थैंक यू। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमारा वीडियो कैसा लगा? थैंक यू।